हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। एग्जामिनेशन से पहले अक्सर हम ये चाहते हैं कि कोई हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा दे, कोई हमें बता दे कि ये टॉपिक्स पढ़ लो, इनमें से हमेशा सवाल आते हैं और हम उन टॉपिक्स पे फोकस करके चले जाएं और हमारे एग्जामिनेशन में पास होने के चांसेस बढ़ जाएं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं 100 टॉपिक सीरीज। बस यूं मान लीजिए कि हमने आपको 100 टॉपिक्स मार्क करा दिए और साथ ही वो टॉपिक्स पढ़ा भी दिए और साथ ही उनके प्रीवियस ईयर के सवाल भी सॉल्व करवा दिए। और इस सीरीज के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर अप किए जाएंगे। आज जो टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो है जी इंटरनेशनल बिजनेस। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एवर स्टडी क्लासेस आपके लिए ढेर सारे कोर्सेज लेकर आया है यूजीसी नेट 2021 और 22 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, और इन सभी की डिटेल्स आपको मिल सकती है हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहां पे हमारे पास है टॉप 5 टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए ये 5 टॉपिक हमारे पास हैं जिनसे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के ऊपर सवाल आते हैं जिसमें मेनली क्लासिकल थ्योरीज के बारे में हमसे पूछा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी अकाउंट, उसके कंपोनेंट्स पे सवाल आते हैं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर सवाल देखने को मिलते हैं। ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो कि हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनके ऊपर सवाल देखने को मिलते हैं। और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इनके ऊपर भी सवाल देखने को हमें मिलते हैं। तो आइए इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर में इनसे सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है मर्केंटिलिज्म। ये टर्म एडम स्मिथ जी ने पॉपुलराइज करी। देखो इनकी एक बुक भी है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिनके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ चुके हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। ये थ्योरी जो है मर्केंटिलिज्म थ्योरी, ये कहती है कि किसी कंट्री का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अपना गोल्ड और सिल्वर बढ़ाए, अपना सोना चांदी बढ़ाए, और ऐसा करने के लिए उसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट्स को कम करना है। तो सिंपली भरोसा है, सिंपली यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप गोल्ड और सिल्वर को बढ़ाएं। इसके बाद है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, अगेन बाय एडम स्मिथ। तो ये थ्योरी कहती है कि दो कंट्रीज आपस में तब ट्रेड करेंगी जब दोनों में से किसी एक के पास एक एक प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। जैसे एक कंट्री जो है वो मान लीजिए कॉफी बहुत सस्ती बना सकती है और दूसरी कंट्री ऐसी है जो कि पेन बहुत सस्ता बना सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंट्रीज में ट्रेड हो सकता है। सस्ती कॉफी वाली कॉफी बनाकर भेज देगी, सस्ते पेन वाली पेन बनाकर भेज देगी। दिस इज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक ही कंट्री है जिसके पास दोनों के अंदर एडवांटेज है, कॉफी में भी और पेन में भी। तो इस केस में एडम स्मिथ जी की थ्योरी फ्लॉप हो जाती है। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आई थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय डेविड रिकार्डो। इन्होंने कहा कि अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं भी है, एक ही कंट्री दोनों चीजें बेहतर बना रही है, फिर भी आपका ट्रेड यहां पे हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आई हेक्सर-ऑलिन थ्योरी। हेक्सर-ऑलिन थ्योरी दो फैक्टर्स की बात करती है। देखो ऊपर वाली जो थ्योरीज हैं मेनली लेबर की बात करती है, बट हेक्सर-ऑलिन थ्योरी जो है लेबर और कैपिटल दोनों की बात करती है। इसे फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी जो है वो भी बोला जाता है। ये थ्योरी कहती है कि जिस कंट्री के पास जौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंस में होगा, जिसके पास लेबर अबंडेंस में है तो लेबर इंटेंसिव सामान को बनाकर एक्सपोर्ट करेगी, जिसके पास कैपिटल अबंडेंस में है वो कैपिटल इंटेंसिव सामान को बनाकर एक्सपोर्ट करेगी। पर ये जो थ्योरी है ये यूएस के अंदर फ्लॉप हो गई। यूएसए कैपिटल इंटेंसिव है, फिर भी देखा गया कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर रहा था। ऐसा लियोंटिफ जी ने देखा और इसे नाम दिया गया लियोंटिफ पैराडॉक्स। चलिए यहां पे एक सवाल आपके लिए जो प्रीवियसली पूछा गया है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी which provides that capital intensive country should export labor intensive goods and import capital goods is referred to as। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको कौन सी थ्योरी कहेगी? कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करे। ये बेसिकली आपका एचओ थ्योरी का उल्टा हो गया, एचओ थ्योरी के अगेंस्ट चले गए। ऐसा कहा था लियोंटिफ पैराडॉक्स ने, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा।
चलिए तो अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी अकाउंट की। तो बीओपी अकाउंट बेसिकली एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट है जिसमें आपकी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। जैसे अगर इंडिया का बीओपी अकाउंट हम बना रहे हैं तो उसमें इंडिया की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी कि इंडिया ने एक साल के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शंस की हैं बाहर की कंट्रीज के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ, वो सारी ट्रांजैक्शंस इसके अंदर आ जाएंगी। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एफडीआई लोन सारे जो भी ट्रांजैक्शंस है बाहर की कंट्री के साथ वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर फर्दर दो अकाउंट आते हैं, एक है जी करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हमारा नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है। नॉर्मल आपकी डे टू डे ट्रांजेक्शंस जो है इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है हमारा इसके अंदर आएगा। और इसे हम कंसीडर करते हैं विजिबल के अंदर। तो अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है गुड्स का तो हम उसे विजिबल्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। बट अगर आपकी कोई सर्विसेज की इनकम है, आपकी कोई बाहर इन्वेस्टमेंट थी, उस पर आपको कोई प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है, डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, या फिर आपको बाहर से वैसे कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर आ रही है। इंडिया के बहुत से लोग बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भेजते हैं, उन्हें ट्रांसफर्स बोला जाता है, वो भी आपके यहाँ पे इनविजिबल सेक्शन में करंट अकाउंट में आ जाते हैं। अगर बात करें हमारे कैपिटल अकाउंट की, इस अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिनसे हमारी एसेट लायबिलिटी पोजीशन में चेंज आता है। तो जैसे आपने बाहर से कोई लोन लिया तो वो आपके लिए डेट क्रिएट कर रहा है, आपकी लायबिलिटी बढ़ा रहा है। आपने वो लोन को चुका दिया, वो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। बाहर से इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आई, आपने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करी, तो ये सारी चीजें आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। अब हमारी जो ट्रांजेक्शन है बीओपी की, उनको हम दो में डिवाइड करते हैं, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन तो वो है जिसमें आपने ये नहीं देखा कि मेरा बीओपी घाटे में जा रहा है, आपने ये नहीं देखा कि मेरी फॉरेन एक्सचेंज की जो रिसीट्स हैं वो कम है और मेरी पेमेंट ज्यादा है, आपने बिना इसको देखे क्या कर दिया, इन ट्रांजेक्शंस को कर लिया। अब बाद में आपने देखा कि भाई मेरी फॉरेन एक्सचेंज के रिसीट्स तो कम है और मुझको पेमेंट ज्यादा करनी है, तो मेरे को डेफिसिट है, इस डेफिसिट को ब्रिज करना पड़ेगा, मुझे इस डेफिसिट को पूरा करना पड़ेगा। जो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपने ट्रांजैक्शंस करी उनको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। डेफिसिट को अकोमोडेट करने वाली ट्रांजैक्शंस ही होती हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझना होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ऑलरेडी आपको समझा दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो टर्म है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम सिंपली क्या देखते हैं, अपने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो डिफरेंस है वो यहां पे देखते हैं। तो केवल ये करंट अकाउंट के विजिबल पोर्शन को हम यहां पे देख रहे होते हैं, बाकी किसी चीज को हम यहां पे देख नहीं रहे होते। अब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कई बार डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब कि हमारे पास रिसीट्स इतनी नहीं हो पाई, बट हमारे पास जो पेमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गई फॉरेन एक्सचेंज की। डिसइक्विलिब्रियम अराइज हो रहा है, किन कारणों की वजह से अराइज हो रहा है, क्या क्या टाइप्स का डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। तो अगर तो बिजनेस साइकिल की फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है तो उसे साइक्लिकल बोलते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी में परसिस्टेंट डीप रूटेड डायनामिक चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम है। अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए तो स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम है। अगर कुछ छोटे पीरियड के लिए डिसइक्विलिब्रियम हो गया तो उसे टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम बोला जाता है। अब इस डिसइक्विलिब्रियम को दूर भी करना पड़ेगा और उसके लिए अलग अलग मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। इसके अंदर आपके कुछ मॉनेटरी मेजर्स आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए मेजर्स आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। कुछ नॉन मॉनेटरी मेजर्स भी आते हैं, जैसे आप टैक्स जो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह उसको काम करना शुरू कर देते हैं, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, इंसेंटिव्स देने शुरू कर देते हैं। तो ये आपके नॉन मॉनेटरी मेजर्स हो जाते हैं। इसके अलावा यहां पे आपको इंडिया के बीओपी क्राइसिस के बारे में भी पता होना चाहिए। इंडिया का जो बीओपी क्राइसिस था वो 1991 में हुआ था। 1991 में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गई थी, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे और इंडिया को आईएमएफ के पास जाना पड़ा मदद के लिए। और आईएमएफ ने इंडिया के ऊपर कुछ कंडीशंस यहां पे लगाई कि आपको मदद तो करेंगे बट आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। और धीरे धीरे इंडिया ने काफी सारे रिफॉर्म्स लेकर आया अपने फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन के अंदर, अपने फॉरेन एक्सचेंज लॉज के अंदर, रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर। काफी सारे जो हमने पहले कंट्रोल्स लगा रखे थे उन्हें हमें हटाना पड़ा और अब अल्टीमेटली इंडिया जो है एक स्टेबल फॉरेक्स लेवल पे पहुंच चुका है। इंडिया के फॉरेक्स लेवल प्रेजेंट सिनेरियो में काफी हाई हो चुके हैं। चलिए यहां पे हमारे पास एक सवाल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूछा गया, हमारे पास कहा गया बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो आप एक बार सवाल को देखिए, सोचिए क्या आंसर इस सवाल का होना चाहिए।
इस सवाल के आंसर से पता चल जाएगा कि आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों का डिफरेंस समझ में आया या फिर नहीं आया। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा डिनोट करता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को। और यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है। और देखिए यहां पे एक और टर्म लिखी गई स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का क्या मतलब है? ये बिल्कुल ऐसा लगा लो कि आप बैलेंस शीट बना रहे थे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपकी 100 आ गई, एसेट साइड आपकी 99.9 आ गई, तो ये 0.1 बच गया। तो 0.1 बेसिकली आपका जो एरर और ओमिशन टाइप है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है कि कुछ छोटा बहुत राउंडिंग ऑफ की दिक्कत आ गई, कुछ स्टैटिस्टिकल एरर आ गया, इसे यहां पे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी बोला जाता है। तो यहां पे आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो WTO हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि 1995 1 जनवरी 1995 को सेटअप किया गया था विद हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखो इससे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था गैट। गैट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो अब गैट को रिप्लेस किसने कर दिया है? WTO ने रिप्लेस कर दिया। तो गैट का जो उरुग्वे राउंड था वो 1994 में खत्म हुआ माराकेश एग्रीमेंट के साथ, और यहाँ पे हमारा जो WTO है उसको सेटअप करने की बात की गई, और 1 जनवरी 1995 से फाइनली हमारा जो WTO है वो हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि गैट अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हो गया। गैट WTO के अंदर अभी आता है, और गैट जो है वो जो ट्रेड इन गुड्स है उसे रेगुलेट करता है, उसके बारे में बताता है, उसका एग्रीमेंट हमारे पास ये बना हुआ है। तो WTO हमारे पास एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस उसके बारे में बात करती है। तो WTO के अंदर जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेता है? वो लेता है हमारा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ये हमारी टॉप मोस्ट बॉडी है WTO की। तो हमारे जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है वो रेगुलर बेसिस पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है। यूजुअली हर 2 साल में ये कॉन्फ्रेंस आपकी ऑर्गेनाइज की जाती है, और यहाँ पे हमारी सभी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं, और सभी कंट्रीज के कॉमर्स से जो जुड़े मिनिस्टर्स हैं, ट्रेड से जुड़े जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हमारे जो डेली फंक्शनिंग करनी है WTO की वो हमारे पास आती है जनरल काउंसिल। ये WTO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि जेनेवा के अंदर रेगुलरली मीटअप करती रहती है। डिसीजन मेकिंग बॉडी के साथ साथ ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी है। तो जो जनरल काउंसिल वाले लोग हैं वही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का भी पार्ट है, और वही ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी का भी पार्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमारे पास रेगुलरली ये बॉडी जो है मीटअप करती रहती है। और यहाँ पे WTO का एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी है, यानी कि जो WTO की मेंबर कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड पॉलिसी को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू किया जाता है, और यहाँ पे इंडिया की जो पॉलिसी है उसे हर 4 साल में रिव्यू किया जाता है। WTO का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर किसी कंट्री का दूसरी के साथ डिस्प्यूट हो जाए, WTO तक वो डिस्प्यूट पहुंच जाए, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो प्रेफरेंस तो दी जाती है कि आपस में सलाह मशवरे से वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, आपस में हमारी कंट्रीज जो हैं खुद से उस डिस्प्यूट को सेटल कर लें। बट यहाँ पे अगर वो डिस्प्यूट खुद से सेटल नहीं हो रहा, कंसल्टेशन स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, कंसल्टेशन कर ली है कंट्रीज के साथ बट डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम यहाँ पे पहुंचते हैं पैनल वाली स्टेज पे। फिर एक पैनल अपॉइंट किया जाता है जो कि डिस्प्यूट को एग्जामिन करता है, फिर वो अपनी फाइनल रिपोर्ट फाइंडिंग्स प्रोवाइड करता है, और अगर हमारी कंट्रीज उसकी फाइंडिंग से सहमत नहीं है फिर वो अपील कर सकती हैं, और फिर हमारी जो एपेलेट बॉडी है वो यहाँ पे अपनी फाइनल रिपोर्ट, अपना फाइनल रिजल्ट सुनाती है, जिसे कि हमारी कंट्रीज को फॉलो करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN की। तो WTO का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है MFN। ये आपको कहता है कि अगर आपने किसी एक कंट्री को कंसेशन दिया तो आपको बाकी सभी कंट्रीज को भी वैसा कंसेशन देना चाहिए, आपको सभी कंट्रीज को बराबर बराबर ट्रीट करना चाहिए। बट अगेन इसमें कुछ एक्सेप्शंस अलाउड कर रखी हैं, जैसे अगर आपका किसी कंट्री के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो उसके अगेंस्ट आप उसको कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज, कुछ कंसेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे वो MFN की वायलेशन में नहीं मानी जाएंगी। इसके अलावा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट हमारे पास कहता है कि आप जैसे अपनी कंट्री के इंडिविजुअल्स को, नेशनल्स को, प्रोडक्ट्स को ट्रीट करते हैं, वैसे ही आप बाकी कंट्री के नेशनल्स को, प्रोडक्ट्स को भी आप ट्रीट कीजिए। आप
डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए अपने प्रोडक्ट में और बाहर के प्रोडक्ट के अंदर, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो ऐसा ही आपको कहता है। तो चलिए आइए अब डब्ल्यूटीओ के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स की। सबसे पहले तो हमारे पास है जी एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। इसके अंदर दो तरह की सब्सिडीज की बात कर रखी है। एक एक्शनेबल सब्सिडीज है जिनको कि डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया जा सकता है, और एक आपकी है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज जिनको डब्ल्यूटीओ में बिल्कुल प्रोहिबिटेड किया गया है। जैसे आपकी कोई सब्सिडीज हैं विच आर कॉन्टिंजेंट ऑन आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन, या फिर आपकी कोई लोकल कंटेंट से जुड़ी सब्सिडीज हैं जो कि लोकल कंटेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं एज कंपेयर टू दी इंपोर्टेड गुड्स, तो इनको यहां पे प्रोहिबिटेड किया गया है। इसके अलावा हमारे पास है जी गैट्स। गैट्स आपका है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो सर्विसेज के बीच में जो ट्रेड है उसे गैट्स रेगुलेट करता है। इसके बाद हमारे पास है जी ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को गवर्न करता है। आपके कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लेआउट, डिजाइन एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर आते हैं, और उनसे जुड़े मिनिमम नॉर्म्स जो है ये प्रोवाइड यहाँ पे करता है, जो कि हमारी कंट्रीज को फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसके बाद है जी आपका ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो यहां पे ये बताता है कि आपके कुछ इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो हैं इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट और डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे मेजर्स अलाउड नहीं किए जाएंगे। जैसे अगर आप कोई लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट रख देते हैं कि इतना परसेंटेज लोकल कंटेंट यूज करना ही पड़ेगा, अगर ऐसी आप कोई रिक्वायरमेंट रख रहे हैं तो ये आपकी प्रोहिबिटेड है। और इंडिया के अगेंस्ट भी यूएसए ने केस कर दिया था। इंडिया ने सोलर सेल को लेकर एक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट रख दी थी। तो ट्रिम्स जो है इन्वेस्टमेंट मेजर है हमारा, जो कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट को प्रोहिबिट करता है। और इसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके अंदर फर्दर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे डोमेस्टिक सपोर्ट वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर आपके 3 बॉक्सेस आते हैं। और इसके अलावा है मार्केट एक्सेस, जो कि आपका ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस टैरिफ से डील करता है। और एक आपका है एक्सपोर्ट सब्सिडीज, जो कि एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज करने की कोशिश करती हैं। अब डोमेस्टिक सपोर्ट के अंदर हमारे पास आते हैं डब्ल्यूटीओ के 3 बॉक्सेस। कौन कौन से बॉक्सेस हैं ये? ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। देखो ग्रीन बॉक्स वाली सब्सिडीज तो डब्ल्यूटीओ ने परमिट कर रखी है, और ये वो सब्सिडीज हैं जो कि नॉर्मल है, कोई ट्रेड बैलेंस को ये डिसरप्ट नहीं करने वाली। जैसे एग्रीकल्चर, आर&डी, ट्रेनिंग, फ्लड से जुड़ा कोई आप रिलीफ दे रहे हैं, कोई ड्रॉट से जुड़ा रिलीफ दे रहे हैं फार्मर्स को, तो ऐसी अलाउड है। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आपकी प्रोडक्शन को लिमिट करने की कोशिश करती हैं, और यहाँ पे डब्ल्यूटीओ इनको भी लिमिट नहीं कर रहा। बट एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जो है ना, उनको डब्ल्यूटीओ लिमिट कर रही है। आपकी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज हैं, ये ट्रेड के बैलेंस को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हैं। और ट्रेड के बैलेंस को ये डिस्टर्ब इसलिए कर रही है क्योंकि यहां पे हमारी एक कंट्री क्या कोशिश कर रही है कि हम अपने एग्रीकल्चर को कुछ ऐसी सब्सिडीज दे दें जिससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ते हो जाएं और इंटरनेशनल मार्केट में वो कंपीट कर पाएं, और हमारी बाकी कंट्रीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनके सामने जो है अनकॉम्पिटिटिव हो जाएं। तो ऐसी सब्सिडीज जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं उनको एम्बर बॉक्स जो है प्रोहिबिट करता है, और इसके लिमिट दे रखी है कि डेवलप्ड कंट्रीज केवल 5% तक ऐसी सब्सिडीज दे सकती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज आपकी 10% तक ऐसी सब्सिडीज दे सकती हैं, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं है। इसके साथ साथ डब्ल्यूटीओ के अंदर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के भी प्रोविजंस हैं हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो जैसे उन्हें ज्यादा टाइम दिया जाता है ट्रेड एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन जो है डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। तो हमारी कई बार कंट्रीज ऐसा क्या करते हैं, कुछ फूड स्टैंडर्ड से जुड़ी कंडीशंस लगा देती हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन वाले इंडिया से मैंगो मंगाने के लिए कहते हैं, तो मैंगो के ऊपर ऐसी कंडीशंस लगा देते हैं कि इतना फूड ग्रेड होना चाहिए, इतना पेस्टिसाइड लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा के ट्रेड को रोकने की कोशिश वो करते हैं। और कई बार टेक्निकल बैरियर्स भी लगा दिए जाते हैं। इंडिया से सामान कोई बाहर जा रहा है तो उस पर टेक्निकल रेगुलेशंस लगा दी जाएंगी कि ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करता, और उसके बिहाफ पे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज आजकल इनका सहारा ले रही हैं बाहर से ट्रेड को रोकने के लिए। अगर बात करें इंडिया की डब्ल्यूटीओ की एसोसिएशन के साथ, तो इंडिया डब्ल्यूटीओ के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 1995 से इंडिया डब्ल्यूटीओ के साथ जुड़ा हुआ है, और गैट जो था उसका भी इंडिया मेंबर था।
WTO का दोहा राउंड एक बहुत मेजर राउंड है। WTO का दोहा राउंड जो है इट स्टार्टेड इन 4th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो कि हमारी कतर के अंदर 2001 के अंदर हुई थी। और यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कुछ डिफरेंसेस अराइज हो गए, एग्रीकल्चर को लेकर, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस को लेकर, ई कॉमर्स को लेकर, ट्रिप्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर, और इसके कारण से एक डेडलॉक अराइज हो गया जिसको अभी भी सॉल्व करने की कोशिश चल रही है। इसके इश्यूज जो हैं अभी भी डिबेटेबल चल रहे हैं। और WTO की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस आपकी रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं, और यहाँ पे WTO की जो ये डेडलॉक वाले इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं ये मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस। और WTO के फ्लैगशिप पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो WTO की एनुअल रिपोर्ट आती है जिसके अंदर WTO बताता है अपनी एक्टिविटीज के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जिसमें वर्ल्ड के ट्रेड की बात की जाती है, और एक वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू जो है वो भी WTO की एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां पे हमारे पास एक सवाल है WTO से जुड़ा हुआ जो कि प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सी बातें WTO के बारे में करेक्ट हैं, सही हैं। तो जल्दी से सवाल को देखिए और बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर यहां पे होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो पहली है जी, WTO इनिशिएट्स पीस प्रोसेस अमंग द मेंबर कंट्रीज टू एनहांस इंटरनेशनल ट्रेड। तो WTO इंटरनेशनल ट्रेड को एनहांस करता है। पीस प्रोसेस की जो बात की गई है, शांति के समझौते क्या WTO कराता है, इसको लेकर अभी फिलहाल हम सर्टेन नहीं है। आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि यह आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसे स्किप करते हैं फिलहाल। तो और यही आर्ट आपको एग्जामिनेशन में भी अडॉप्ट करनी है। जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता होगा कि ये स्टेटमेंट पहली वाली हो सकता है सही हो या फिर हो सकता है गलत हो, कई स्टेटमेंट्स में डाउट हो सकता है, तो उसे एक बार पढ़िए और स्किप कीजिए और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर मार्क किया जाएगा। अगला है जी स्टेटमेंट, WTO अवॉइड्स द टास्क ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सीधी सीधी हमारी गलत हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं कि WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो काम है वो करता ही नहीं है। लिखा गया अवॉइड्स द टास्क ऑफ, तो ऐसा तो बिल्कुल भी WTO नहीं करता कि पूरा का पूरा टास्क ही अवॉइड कर दे। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए काफी काम करता है। थर्ड स्टेटमेंट है WTO एडमिनिस्टर्स द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म। तो ट्रेड रिव्यू पॉलिसी ये सारा WTO के अंदर आता है, तो स्टेटमेंट ये आपकी सही होगी। WTO कोऑपरेट्स इन एन एप्रोप्रिएट मैनर विद IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब आपको बताना है कि क्या WTO कोऑपरेट करता है IMF वर्ल्ड बैंक के साथ या नहीं करता। देखो ये तीनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपस में बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी सही होगी और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां पे इंक्लूड नहीं हो पा रहा, ये वाला 1 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं हो पा रहा और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहां पे बनेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शुरुआत कहीं ना कहीं जुलाई 1944 की कॉन्फ्रेंस से हुई, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, न्यू हैम्पशायर वाशिंगटन USA के अंदर। यहां पे दो इंस्टीट्यूशंस को बनाने की बात की गई, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IBRD तो बाद में जाकर हमारा वर्ल्ड बैंक बन गया। फिलहाल IMF की बात करें तो IMF हमारा इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के अंदर है और इसकी प्रेजेंटली 190 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया जो है इट इज द फाउंडिंग मेंबर, शुरुआत से IMF के साथ जुड़ा हुआ है। IMF के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन की वर्ल्ड ओवर मॉनेटरी कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और अगर किसी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कतें हो रही हैं तो उन्हें सॉल्व करना। तो IMF के फंक्शनल एस्पेक्ट्स हमारे पास क्या हैं, सर्वेलेंस यानी कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर सर्वेलेंस रखता है ये, और अगर किसी कंट्री को दिक्कत आ रही है, किसी इकोनॉमी को दिक्कत आ रही है तो उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट में मदद करता है ताकि उसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया जा सके। अगर बात करें IMF की गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे आते हैं बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स जो कि टॉप मोस्ट बॉडी है IMF की। इसके अंदर हमारी जो कंट्रीज है उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं या फिर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होते हैं जनरली वो पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी हमारा। इसके बाद है एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो कि डे टू डे फंक्शनिंग को देखता है IMF की।
और हमारे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि आईएमएफ के स्टाफ के हेड होते हैं। अब बात करते हैं लेंडिंग फैसिलिटीज ऑफ दी आईएमएफ। तो आईएमएफ की बहुत सारी लेंडिंग फैसिलिटीज हैं, जैसे यहां पे हमारे पास है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट पीआरजीटी, जिसे 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था। हमारी जो लो इनकम कंट्रीज हैं उन्हें यहाँ पे फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट भी चार्ज नहीं किया जाता। इसके अलावा बहुत सारी और फैसिलिटीज हैं, जैसे स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स हैं, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हमारे पास है, और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट लाइंस भी अवेलेबल रहती हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आईएमएफ जो है वो लेकर आया है, स्पेशली हमारी लो इनकम कंट्रीज के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे कोटास की। तो कोटास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईएमएफ के अंदर। तो आईएमएफ के अंदर हमारी जो सभी कंट्रीज हैं उनको एक कोटा एलोकेट किया जाता है, सभी मेंबर्स को एक कोटा एलोकेट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जो ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी है उसका कोटा ज्यादा होगा, और जो ज्यादा पावरफुल नहीं है उसका कोटा कम होगा। अब कोटा डिटरमाइन करता है कि किस कंट्री की कितनी रिसोर्स कंट्रीब्यूशन रहने वाली है आईएमएफ के अंदर, और साथ ही ये डिटरमाइन करता है हमारी वोटिंग पावर को, किस कंट्री की कितनी वोटिंग पावर होगी आईएमएफ के अंदर, और साथ ही कितनी फाइनेंसिंग उसे आईएमएफ से मिलेगी वो भी उसके कहीं ना कहीं कोटा पे ही डिपेंड करती है। और कितने एसडीआर हमारे पास होते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, कितने एसडीआर उसे एलोकेट किए जाएंगे वो भी इसी चीज पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसे कि आईएमएफ ने 1969 में क्रिएट किया था। प्रेजेंटली इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 5 करेंसीज पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ 5 करेंसीज, डॉलर, यूरो, रेमनिबी जो कि चाइनीज करेंसी है, येन जो कि जापानीज है, पाउंड जो कि ब्रिटिश की करेंसी है, ब्रिटेन की करेंसी है। तो एसडीआर बेसिकली हमारा आईएमएफ का यूनिट ऑफ अकाउंट है। तो जैसे हम कोई अकाउंट रुपीस में बनाते हैं ना यहाँ पे, वैसे ही आईएमएफ जो अपने अकाउंट्स है ना वो एसडीआर के अंदर बनाता है। ध्यान रखिए एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, ना ही आईएमएफ के ऊपर कोई क्लेम है, रादर इट इज अ क्लेम। किस पे क्लेम है? इट इज अ पोटेंशियल क्लेम कि एसडीआर दिखाकर हम इनमें से किसी करेंसीज में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो एसडीआर बास्केट को रेगुलर बेसिस पे हर 5 साल में रिव्यू भी किया जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करें इंडिया एंड आईएमएफ की, तो इंडिया जो है आईएमएफ से काफी बार मदद ले चुका है, 1965, 71, 73 और 1990s में जब इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बहुत खराब हो गई थी तब भी हमें आईएमएफ से मदद लेनी पड़ी, और फिर आईएमएफ ने इंडिया पे कुछ कंडीशंस लगाई, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने को कहा, जैसे कि उसने कहा कि अपनी करेंसी की वैल्यू को आप घटाइए, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी कीजिए, फिस्कल डेफिसिट कम कीजिए, अपने इंपोर्ट्स को लिबरलाइज कीजिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी में कुछ चेंजेस लेकर आइए। फिर इंडिया ये सब चेंजेस को लेकर आया और आज की डेट में एक बहुत अच्छी हमारी पोजीशन यहां पे बन चुकी है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। यहां पे एक और सवाल आईएमएफ से जुड़ा हुआ सवाल है, एसडीआर्स आर पॉपुलरली नोन एज, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है उन्हें पॉपुलरली और किस नाम से जाना जाता है? देखो हमारे जो एसडीआर हैं उन्हें जाना जाता है पेपर गोल्ड के नाम से, पेपर गोल्ड, उन्हें पेपर गोल्ड बोला जाता है। एसडीआर करेंसी नोट आपके नहीं है, सिल्वर कॉइन नहीं है, गोल्ड कॉइन नहीं है, और इसीलिए ये हमारे बन जाएंगे पेपर गोल्ड। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आइए बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो 1944 में इसे फाउंड किया गया था अलॉन्ग विद आईएमएफ, और तब इसका नाम रखा गया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आईबीआरडी के नाम से इसकी शुरुआत यहां पे हुई थी। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो अब वर्ल्ड बैंक में आपके दो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक आपका आईबीआरडी आता है और एक आपका आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आता है। तो 1944 में आपका फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर इसके वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोकेटेड है, और इसका मोटिव है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसके दो मेन गोल्स हैं। एक गोल इसका है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना है बाय 2030, और यहाँ पे जो हमारे पुअरेस्ट 40% ऑफ दी लोग हैं हर कंट्री के अंदर, उनकी इनकम्स को बढ़ाना है, यानी कि टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये इसके दो गोल्स हैं, दो मेन गोल्स, इन पे वर्ल्ड बैंक यहाँ पे काम कर रहा है। अब अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, देखो वर्ल्ड बैंक अगर आपसे पूछे इसके अंदर दो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक आता है आईबीआरडी जो कि 1944 में बना, और एक आपका आता है आईडीए जो कि 1960 के अंदर बना।
बट अगर आपसे पूछ रहे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, तो फिर इसमें एक नहीं, दो नहीं, 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। आईबीआरडी और आईडीए तो आते ही आते हैं। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि 1956 में बना, मीगा जो कि आपका 1988 में बना, ये आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जो कि आपका 1966 में बना। तो आईबीआरडी जो आपका है बेसिकली फोकस करता है हमारी मिडिल इनकम कंट्रीज पे, स्पेशली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज पे, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड ये कराता है। देखो इनिशियली तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद कंट्रीज को असिस्टेंस के लिए बनाया गया था, बट आज के समय में ये हमारी मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज पे फोकस करता है ताकि वो हमारी डेवलप हो सके। तो जो बिल्कुल ही गरीब कंट्रीज हैं उनको तो मदद करता है हमारा IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो बिल्कुल गरीब जो कंट्रीज है उनकी आईडीए मदद करेगा, और जब वो थोड़ी अमीर हो जाएंगी तो फिर आईबीआरडी उनकी मदद करेगा। तो आईडीए हमारा क्या करता है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। इसे सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सॉफ्ट लोन इसलिए होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन पे ना के बराबर होता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो IFC हमारे पास फोकस करता है प्राइवेट सेक्टर पे। इट इज द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये हमारी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट जो कॉर्पोरेशंस हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करता है जिससे हमारी कंट्रीज की पॉवर्टी कम हो सकती है, उनकी डेवलपमेंट हो सकती है। इसके बाद हमारे पास है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो कि बेसिकली फोकस करता है कि अगर हमारे कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्प्यूट्स हो गए हैं तो उसे हम कॉन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन से सुलझा सकें, उसे हम सुलझा सकें, वो डिस्प्यूट्स आगे हमारे ना बढ़ जाएं। इसके बाद हमारे पास है मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये बेसिकली हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। हमारे इन्वेस्टर्स को ये इंश्योरेंस देता है कि तुम्हें कोई नॉन कमर्शियल रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा, तुम केवल अपने बिजनेस पे कमर्शियल रिस्क पे फोकस करो कि बिजनेस कैसे चलाना है। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल रिस्क, कोई वॉर, कोई टेररिज्म, कोई सिविल डिस्टर्बेंस, इनके बारे में तुम चिंता मत करो, ये सारे रिस्क हम कवर करेंगे। ये हमारा है मीगा। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे कौन से रिपोर्ट्स इंडाइसेस हमारे वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये आपको यहां पे मालूम होने चाहिए। और यहां पे आपको एक बात बतानी रह गई कि इंडिया जो है इन पांचों इंस्टीट्यूशंस में से सभी का मेंबर है एक्सेप्ट ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहां पे हमारे पास एक सवाल है जी, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। तो देखिए क्या आंसर यहां पे होना चाहिए, एक बार जरूर खुद सोचिए आंसर क्या होना चाहिए। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, सॉफ्ट लोन विंडो, जेनेवा, लोन टू प्राइवेट सेक्टर, WTO, वर्ल्ड बैंक, IFC और IDA। देखो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस IMF और वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई है और इसीलिए सेकंड यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्किंग बनेगी। सॉफ्ट लोन विंडो हमारा IDA है, जेनेवा में WTO के हेडक्वार्टर हैं, और IFC वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट सेक्टर आर्म है, प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है और इसीलिए इसके साथ मैच होगा। और करेक्ट यहां पे आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब है कि आजकल हमारी जो इकोनॉमीज है वर्ल्ड की आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती जा रही है, इंटीग्रेट होती जा रही हैं। उनके बीच के जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सबसे पहले किसी कंट्री के साथ हम हाथ मिलाते हैं तो उसके साथ करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA। अपने टैरिफ जो हैं, अपने जो टैक्स रेट है, इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं उस कंट्री के लिए हम यहाँ पे घटा देते हैं। इसके बाद आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हम इंपोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल जीरो ही कर देते हैं कि हमारा ट्रेड आपस में अब फ्री रहने वाला है। इसके बाद हम पहुंचते हैं कस्टम यूनियन की तरफ। इसमें हमारा ट्रेड तो फ्री रहता ही रहता है, बट हमारा बाहर वालों के साथ
जो हम दोनों का बाहर वालों के साथ ट्रेड होने वाला है ना, उसकी हम एक कॉमन पॉलिसी बना लेते हैं, हम कॉमन टैरिफ फिक्स कर लेते हैं कि अगर तू सामान बाहर से मंगाएगा तो भी यही टैक्स लगेगा, अगर मैं मंगाऊंगा तो भी यही टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद आती है हमारी कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर कस्टम यूनियन के साथ साथ फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स हमें देखने को मिलती है, यानी कि आपके फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन फ्रीली मूव कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, आपके लोग आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में आपको कॉमन मार्केट के साथ साथ कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज भी देखने को मिलती हैं, जैसा आप यूरोपियन यूनियन में देखते हैं, वहां पे कॉमन मार्केट वाले सभी फीचर हैं, लोग आपस में एक दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं बिना किसी वीजा की रिक्वायरमेंट के, और साथ ही वहां पे उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको भी इंटीग्रेट किया गया है। इसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल यूनियन। यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक यूनियन के साथ साथ पॉलिटिकल यूनियन भी हो गई है, यानी कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी एक ही होने वाली है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इतनी सारी स्टेट्स हैं और उन सब की एक ही गवर्नमेंट है, इसे पॉलिटिकल यूनियन आप कह सकते हैं। चलिए, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के फायदे और नुकसान के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अब ऐसी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का क्या फायदा होता है? फायदा तो यही है कि हमारा ट्रेड बढ़ता है, और ट्रेड के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और हमारी दूसरी कंट्री के साथ पॉलिटिकल कॉपरेशन भी बढ़ेगी। बट इसकी कुछ कॉस्ट भी हमें यहाँ पे इनकर करनी पड़ती हैं। कुछ कॉस्ट इनकर कैसे करनी पड़ती हैं? जैसे ट्रेड डाइवर्जन हो जाती है, जिस कंट्री के साथ तो आपने एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ ट्रेड बढ़ जाएगी, बट बाकी कंट्रीज के साथ आपकी ट्रेड कम हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपकी नेशनल इंटीग्रिटी की इरोजन भी हो जाती है। आप दूसरी कंट्री को फ्रीली अलाउ करते हो कि हमारी कंट्री में तो इंटरफेयर कर सकता है, तो आपकी एक नेशनल इंटीग्रिटी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इरोड हो जाती है। अब यहाँ पे ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट्स जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, उनको भी आपको समझना है। तो बताया गया कि ट्रेड क्रिएट होती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से। जिस कंट्री के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया, जो कंट्रीज मिलकर एक ब्लॉक का पार्ट बन गई, जैसे यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, उनकी आपस में ट्रेड बढ़ने वाली है। बट यहां पे होता है ट्रेड डाइवर्जन भी। ट्रेड डाइवर्जन का क्या मतलब है? कि आपका बाहर वाली कंट्रीज के साथ जो है ना, वो ट्रेड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आपके जो लोकल एरिया में आपके जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, आपका जो यूनियन बना हुआ है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वहां पे हम एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, बट बाहर वाली कंट्री से हम ट्रेड नहीं कर रहे। वहां से हमारा ट्रेड डाइवर्ट होकर कहां आ गया? हमारे लोकल यूनियन एरिया के अंदर आ गया। चाहे बाहर से सामान हमें सस्ता मिल रहा होता, बट अब वो हम अपने यूनियन वाली कंट्री से ही खरीदने वाले हैं। तो दिस इज रेफर टू एज ट्रेड डाइवर्जन। तो ये हमारा था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। चलिए, तो यहां पे हमारे पास एक सवाल है, व्हाट इज द सिचुएशन रेफर टू एज अमंगस्ट the following when the intra-region trade is duty free but there is variation in tariff structure for import from a third country। तो यहां पे कहा गया कि दो कंट्रीज हैं, उनका आपस में ट्रेड फ्री है। ये कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री बी, आपस में जो इनका ट्रेड है वो फ्री चल रहा है। बट एक कंट्री सी है, उनसे क्या ड्यूटी लगेगी, क्या इंपोर्ट ड्यूटीज लगने वाली हैं, वो अलग अलग हैं। ए 8% लगा रहा है, बी जो है वो यहां पे 6% लगा रहा है। तो यहां पे आप जो थर्ड कंट्रीज हैं उनसे वेरिएशन है टैरिफ स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसे बोला जाएगा यहां पे फ्री ट्रेड एरिया। ये फ्री ट्रेड एरिया ए और बी के बीच में बन गया, बट अभी ये कस्टम यूनियन नहीं बने। अगर यहां पे यूनिफॉर्मिटी आ जाती टैरिफ के अंदर, दोनों 8% या दोनों 6% हो जाते, तो यहां पे ये कस्टम यूनियन बन जाता। फिलहाल यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री ट्रेड एरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहां पे आपके लिए होमवर्क का एक सवाल है, इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स हमें बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज जो है काफी मददगार रहेगी, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्री नोट्स के लिए एवर स्टडी क्लासेस की ऐप डाउनलोड कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए एवर स्टडी क्लासेस का चैनल जो है फॉलो कीजिए टेलीग्राम पे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।